Assalamualaikum everybody. Welcome to DK Study Hub. Today's session number 13. And yesterday we've learned about and we have completed microeconomic section, Alhamdulillah. And now we're gonna talk about macroeconomics, the macroeconomic section. From the very first section, we have talked about that we have two sections in economics: micro, macro, and economic systems. So we have covered microeconomics and we have covered economic systems. And now only macro section is left. So um, Alhamdulillah, we have completed two sections and we have talked about very easy topic of microeconomics yesterday. For how cost of production, what is cost of production and revenue concept, and the price and income plus and price equals to income plus substitution effect. And today's we're gonna talk about macroeconomics, the very first topic, which is called national income. So, what is national income? The term national income has been defined differently by different writers. National income has been defined differently by different writers. In the words of Professor Marshall, the very popular economist, we have all already uh, if we had learned about his different definitions and theories in microeconomics. So, the popular economist Professor Marshall also talk about what is national income and how he termed. Let's see. So, the labor and capital, according to Professor Marshall, the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of all kind of goods and services. This is the national income of that country. So, in easy words, जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल मिलकर पूरी कंट्री के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल, फिर उसको हम सेमी फिनिश गुड्स एंड देन फिनिश गुड्स और फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक प्रोडक्शन पूरी एक सालाना, जिसे हम ईयरली या एग्रीगेट भी कहते हैं, वो या एनुअली, इन सारे वो जो एग्रीगेट या फिर एनुअली प्रोडक्शन हो रही होती है एक सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, जिसमें सारे गुड्स आ जाते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के अलावा सर्विसेज भी लोग देते हैं, जैसे टैक्सेशन कंसल्टेंट्स होते हैं या टीचिंग है, टीचिंग करना भी एक सर्विस है जो कि अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। दैट इज ऑल्सो सर्विस, क्योंकि मैं आपको कोई पैकेज या फिर कोई फिजिकल फॉर्म के अंदर कोई चीज़ डिलीवर नहीं करी, बल्कि एक ये सर्विस है जो कि इनटेंजिबल सी चीज़ है। तो डेट इज कॉल्ड सर्विसेज, जो कि कोई भी सर्विस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और उसका जो नेट हमें पता चलता है, सारे कंट्री के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी जो है प्रोड्यूस हुई है, वो हमारी कहलाती है नेशनल इनकम। इन सबको, इन सारे रिसोर्सेज जो हमारे, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया, इन सारे रिसोर्सेज को जब हम जमा कर लेते हैं और पूरे जितने भी कंपनीज हैं पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की, उन सारी रिसोर्सेज और उनकी प्रोडक्शन को हम लोग गैदर कर लेते हैं, और फिर उनकी जब एग्रीगेट हम लोग एक टोटल नेट निकालते हैं, तो वो हमें नेशनल इनकम बता देती है कि नेशनल इनकम हमारी कंट्री की क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है ताकि थोड़ा आपको इजीली समझ आ जाए। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द टोटल सम of net value of final goods and services which produced during a certain year। तो नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल सम ऑफ नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, मतलब टोटल सम जो होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने दी हैं, टोटल जो कंपनीज के अंदर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनती है। तो हमने देखा होगा कि ये सारी फिर ईयर एंड पे हम लोग बनाते हैं कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग में।
तो वो लोग उसमें क्या शो कर रही होती है कि ईयर एंड पे हमारी कंपनी की नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट रेवेन्यू कितना है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें पता चलता है कि हमारे नेट एसेट्स कितने बचे और हमारी इक्विटी कितनी थी। तो सारी पूरी कंट्री की ये सारी चीजें मिला के जो हमारा ऐड करके इनको सम अप करके जो हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट पता चलती है, डेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जो कि एक साल में पूरे साल में एक कंट्री बनाता है। अच्छा, एक और हमारे वेल नोन जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, his name is Professor Samuelson, defined it national income in following words. ये बड़ा easy से है. It is a loose name we can give for the money measure of overall flow of goods and services in the company. तो overall जो हमारा फ्लो हो रहा होता है वाया कैश फ्लो, और हम लोग बैंक्स के थ्रू या चेक्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो ये सारा क्या होता है हमारा सॉरी, तो ये सारा हमारे क्या होता है कि हमारा जो कैश फ्लोज एंड जितने भी हमारे ओवरऑल फ्लो हो रहा होता है मनी का, वो हमारा उन सबको ऐड कर लेते हैं, एंड देन हम वो हमें पता चल जाता है कि नेशनल इनकम क्या है। अच्छा, नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखते हैं आप, व्हाट इज वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अच्छा, नेशनल इनकम के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक तरीके से तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं नेशनल इनकम डायरेक्टली, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स या वेरियस जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जो इसके अंदर होते हैं नेशनल इनकम, जिनको सबको ऐड या लेस करके हमें नेट नेशनल इनकम पता चल जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, जो आपने बहुत दफा अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर आपने सुना होगा कि जीडीपी का वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज जीडीपी। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो टोटल मार्केट वैल्यू हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, एक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होती है किसी गुड्स की, उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, कि हमने जितना प्रोड्यूस किया और अर्न किया कंट्री के अंदर से और बाहर से, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब क्या हुआ कि हम एक तो अर्न करते हैं अपने नॉर्मल डोमेस्टिकली हम लोग जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं, और एक होता है हम लोग बाहर कंट्री में भी ये वाले हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसे इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो भी हमारे वर्कर्स ने विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री जो भी प्रोड्यूस किया है और अर्न किया है उसको हम जीडीपी कहते हैं। फिर इम्पोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स, जो इसकी ये भी है कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट हम लोग कहते हैं, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट्स हम लोग कहते हैं वो चीज़ें जो हमारी कंपनी से हम अपनी कंट्री से बाहर हम लोग जो है वो बेच रहे हों और उससे पैसे या डॉलर्स अर्न कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान राइस या फिर वीट या फिर मैंगोज या इस टाइप की जो हमारी चीज़ें हैं, या फुटबॉल वगैरह जो एक्सपोर्ट जो हमारी होती है, तो हम लोग बाहर की कंट्रीज को बना के दे रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या होता है कि बाहर के कंट्री से कोई चीज़ खरीदना और उसको हमारे कंट्री के अंदर लाना, तो डेट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। जो हम कहते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं हमारी, वो हमारी जो है वो इम्पोर्ट्स कहलाती हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? उसको AKA GNP भी कहा जाता है। Is the total market value of final goods or services in the nation or a country produced during a certain year. The remittance set by the national workers are of a board are also included in GNP. दोनों चीजें सेम है, बस इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि रेमिटेंस जैसे किसी के रिलेटिव्स वगैरह बाहर की कंट्री में रहते हैं और वो जो है वो आपको डॉलर्स वगैरह में पैसे अगर भेजते हैं, जैसे ईद वगैरह पे ईदी, या ओवरऑल जैसे कोई अपनी फैमिली उनकी यहाँ रह रही होती है और कोई बाहर रह रहा होता है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे कंट्री के अंदर पैसे आ रहे होते हैं किसी और कंट्री से,
तो वो क्या वो जो पैसे होते हैं वो बस इसके अंदर और इंक्लूड होते हैं, तो वो इसको क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना देते हैं, जीएनपी ऑफ their country which they belong. Since non-productive transactions like pensions, old age benefits, bonuses do not part in GNP. मतलब ये है कि पेंशन्स वगैरह, ओल्ड एज बेनिफिट हो गए हमारे, ये सारी चीज़ें जो है, बोनस हो गई, ये जीएनपी में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन वो जो हमारी रेमिटेंस होती है सेंड बाय नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड, मतलब हमारे पाकिस्तानी लोग जो बाहर यूएसए, यूके, फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं, तो वो जो हमें रेमिटेंस या पैसे भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस बाय ने वो। और फिर वहाँ से जो हमें पैसे मिलते हैं वो हम जीएनपी में ऐड करते हैं, जो कि जीएडीपी में ऐड नहीं हुआ हुआ था। तो ये हमारे जीएनपी कहलाता है। होपफुली ये बात भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट टोटल, वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। In other words, GNP minus the value of depreciation of capital goods like equipment, machinery, and instruments of tools and building, etc. तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारी एनएनपी, मतलब सारी चीजें को रिलेटेड है आपस में, बस इसमें क्या हो रहा है, ऐड एंड लेस हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐड या लेस हो रही है, जिससे वो एनएनपी या जीएनपी या सीडीपी के डिफरेंशिएट कर रही हैं। तो एनएनपी के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल कैपिटल अलाउंसेस। अगर आप लोग का बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। वैसे मैं एक छोटा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि डेप्रिसिएशन वो होता है, जैसे हमने एक इक्विपमेंट या हमने जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन लिए, बहुत सारे हमने वो एसीज लिए अपने कंपनी के लिए। तो जो वो हमने एसीज लिए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो जब तक हमारी फर्म चलेगी तो वो चलते रहेंगे। एक फर्स्ट जो ईयर होगा वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं एसी। देन सेकंड ईयर जो है वो थोड़ा लो होने लगता है, उसकी गैस वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो हम लोगों ने जो है वो लीक हो जाती है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये वाली सारी चीज़ होती है, तो क्या हो रहा होता है कि उसकी वर्थ जो है वो ग्रेजुअली हमारी कम हो रही होती है। या मोबाइल फ़ोन की बात कर ले तो मोबाइल फ़ोन भी जब हम न्यू ब्रांड न्यू लेते हैं आईफोन या सैमसंग का, तो वो फर्स्ट ये बड़ा अच्छा चलता है, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप 5 साल बाद कोई 5 लाख का मोबाइल अगर आप बेचेंगे तो वो उसको आपको 5 लाख की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गया और उसकी जो है वो यूज कर करके थोड़ी कंडीशन डाउन हो गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। और वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। कि अगर 5 लाख का मोबाइल आपका 2 लाख का बिकता है आईफोन या सैमसंग का, तो वो डेप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू जब ही आपका इस तरह से बिकता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल अलाउंसेस, तो वो कैपिटल अलाउंसेस कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। बड़े ऐसे गुड्स जिसकी वैल्यू जो है वो 5-6 साल तक आराम से चल पाए। तो उसमें मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंट टूल्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, जो 5-6 साल तक, फिर एक वक्त आता है कि वो फुल इनकी ज़ीरो वैल्यू रह जाती है और वो फिर हम लोग सेल्वेज, मतलब उसको हम स्क्रैप में बेच देते हैं, जिससे कबाड़ में हम लोग कबाड़ वाले को या इसको बेच देते हैं। तो वो हमारा जो है वो ग्रेजुअली हमारी डेप्रिशिएट हो रही होती है। तो कैपिटल आप लोगों को गुड्स समझ आ गया होगा कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स और व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी कैसे आता है? वही ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर माइनस जो है वो जीएनपी, जो या हम कहेंगे कि जीएनपी माइनस जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस ऑफ
कैपिटल गुड्स। तो दैट इज कॉल्ड हमारा NNP। फिर उसके बाद क्या है, हमारी नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू। इसके अंदर क्या हो रहा है कि नेशनल इनकम तो हमने पढ़ा है कि ऊपर क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उन सबको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और इसके अंदर जो है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो रिवॉर्ड्स को भी ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन दे मेड, जैसे कि रेंट हो गया, और क्या कहते हैं, रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, वेजेस ऑफ लेबर, प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स और एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते हैं इसमें। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर ऐड होते हैं, जो कि पार्ट ऑफ GNP भी हैं, आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम NNP, जिससे हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स वगैरह माइनस होती हैं, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स वगैरह इसके अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स इसके अंदर अलाउ वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होती हैं। गवर्नमेंट सर्विस सब्सिडीज वगैरह जो है वो इसके अंदर ऐड होता है नेशनल इनकम के अंदर। और when subtracted NNP with statistical discrepancy are those which are helpful when summing of the national income। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल इनकम में क्या हो रहा है कि जो हमारा अमाउंट है, डिफरेंट हमारे जो हम लेबर्स और कैपिटल वगैरह को पे करते हैं, वो सारे इसमें ऐड होते हैं। और इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जो GNP का ऑलरेडी पार्ट है वो होते हैं। NNP इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर एट लास्ट हमारा जो है वो नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। नेशनल इनकम मतलब ओवरऑल इन सारे एस्पेक्ट्स के को देखते हुए फिर हम लोग लास्ट में पता करते हैं कि व्हाट इज टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी इसके बाद एक और है हेडिंग इस फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे हम लोग। तो पर्सनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज पर्सनल इनकम? तो पर्सनल इनकम इज इनकम व्हिच वी रिसीव, नाम से ही क्योंकि जाहिर है और ऑब्वियस सी बात है कि पर्सनल इनकम इज पर्सनल इनकम जो हम लोग सैलरीड एम्प्लॉयड जो होते हैं वो अर्न करते हैं, या फिर वेजेस लेबर्स को जो मिलती हैं, वो इनकम उनकी पर्सनल इनकम होती है, ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे कर सकें। तो पर्सनल इनकम क्या होती है ये तो हमें समझ आ गया। इसके अंदर क्या किस तरह से पूरे कंट्री की पर्सनल इनकम निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ओवरऑल पूरे कंट्री, हम बर्ड व्यू से हम लोग पूरा देख रहे होते हैं, ओवरऑल कंट्री को हमारा जो है वो देख रहे होते हैं। और सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को नहीं बल्कि ओवरव्यू ले रहे होते हैं पूरे ओवरऑल कंट्री का। तो इसके अंदर भी पूरे ओवरऑल एक पर्सनल इनकम का मतलब है सारे हमारे कंट्री के लोगों की पर्सनल इनकम। तो ये सारी चीजें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही तो फिर लास्ट में हमें पता चलती है कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे GNP एंड GDP कितना आया है, जो कि आप लोग सुनते भी होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो पर्सनल इनकम के अंदर यही सारी चीजें हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो टैक्सेस वगैरह हमारे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस होते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होती हैं। और उसके बाद जो है हम एट लास्ट पर्सनल इनकम हमें पता चल जाती है कि हमारे कंट्री में की पर्सनल इनकम क्या है। तो ये मैंने इसका छोटी सी एक वो बना दी है डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर ये चीजें हम लोग माइनस प्लस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारी पर्सनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस गवर्नमेंट पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड
प्लस बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम जब ऐड करेंगे तो हमें पर्सनल इनकम पता चल जाएगी। बिजनेस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, वो जैसा हमारा कोई बिजनेस हो उसके ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स से ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमारी इनकम को ऐड कर रही हैं। तो ये सारा ऐड होगा और ये सारी चीज़ें लेस होंगी। अच्छा, पर्सनल इनकम होती है ये हमें मतलब पैसे तो मिल गए, मतलब किसी की जैसे 10 लाख रुपीज है सैलरी, तो हमारा जो है वो 10 लाख रुपीज जो है हमारे वो पर्सनल इनकम है। अब वो हमारे रखे हैं तो वो हमारी पर्सनल इनकम होगी। अब हम मुझे उसको जब यूज करेंगे तो वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी, क्योंकि इनकम जब आती है तो वो रखने के लिए तो नहीं होती, वो तो यूज करते हैं हम। तो हम अगर हम वैसे देखा जाए तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं अपनी इनकम। तो डेट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मतलब हम लोग अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ या डिस्पोज कर रहे होते हैं, मतलब यूज कर रहे होते हैं और स्पेंड कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ें, अपनी ग्रॉसरी एंड बिल के एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी क्या फिर हमारी बनती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी है। इनफैक्ट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैव टू सम पार्ट ऑफ देयर पर्सनल इनकम टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कुछ तो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं अपनी इनकम के ऊपर। और दो जो कि हमारी पर्सनल इनकम का पार्ट है, हमें ज़रूर पे करने होते हैं। और आफ्टर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मतलब हम लोग जब डायरेक्ट टैक्सेस पे कर लेंगे तो हमारी जो है वो पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाएगी। और फिर हम लोग जो है वो हाउस होल्ड या अपने कंजम्पशन के लिए वो यूज़ कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है DPI इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट इज नेशनल इनकम, ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वाली बात समझ आई होगी और ये सारे एक्सपेक्ट्स जो है वो समझ आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग सेकंड टॉपिक जो देख रहे हैं वो कौन सा है, वो उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, द टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट मेथड, द वैल्यू एडेड मेथड। तो एक तो हो गया हमारा, हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ऊपर। अब हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि आप लोगों का न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए कि आपको पर्सनल या नेशनल इनकम को निकालना हो, तो आपको आना चाहिए। और डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमें नेशनल इनकम निकालने के। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। दिस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ measuring national income of a country being a complicated one. It is the mostly used in industrially advanced countries। तो ये complicated होता है थोड़ा, तो ये एडवांस का इंडस्ट्रियली जो एडवांस कंट्रीज होती हैं उसी में यूज होता है। ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। अंडर दिस मेथड इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड फ्रॉम प्रोडक्शन और आउटपुट साइड। तो प्रोडक्शन जितनी इंडस्ट्रीज में हो रही है तो वो हमारी जो है वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब इतनी सारी कंपनीज है उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोडक्शन हो रही है, तो जो है वो कैसे करेंगे। तो एक इसका इजी सा फॉर्मूला है, कंपनी वन का प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करें कि टोटल इन्होंने कितना पूरे साल में प्रोड्यूस किया है, प्लस कंपनी टू की प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो इनकी मार्केट वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से जो है हमें पता चल जाएगा कि इनकी टोटल नेट प्रोडक्शन कितनी हुई। तो इस तरह कंपनीज हम ऐड करते जाएंगे, कंपनी वन, देन मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये कंपनी वर्ड कंपनी टू हम रेड से डिनोट कर लेते हैं एंड जो है वो हम ग्रीन से कंपनी टू जिसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये कंपनी टू है। तो ये इस तरह जो है आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी कि डिफरेंट हम लोग कंपनीज के फिर प्राइस एंड क्वांटिटी ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू हमें पता चल जाएगी।
अब ये रहा, मैंने ये शेड्यूल बनाया हुआ है, ये जरा गौर से इसको आप लोग देखिएगा, अटेंटिव रहे। तो शेड्यूल के अंदर क्या है, सीरियल नंबर है, प्रोडक्शन और सर्विसेज हैं, फिर मार्केट वैल्यू है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके सारी प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू निकाली होगी, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला आपका सवाल भी आ जाए कि आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो आप ये यूज करके निकाल सकते हैं, बड़ा ही इजी सा है। कंपनी वन प्लस कंपनी टू प्लस कंपनी थ्री, अगर चार कंपनीज का दिए तो चारों कंपनीज की ये सारी चीजें ऐड करके देन मार्केट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, या आपको दिया हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की 5 या 6 जो है वो कंपनीज का डेटा दिया हुआ हो, तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी ऐसे ही किया है और मैंने भी इसी तरह निकाला है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हमने ये सारा ऐड कर लिया है, और फिर हाँ जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसका 250 आ गया। मार्केट वैल्यू देना, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये 350। फिर मिनरल्स जो हमारे होते हैं वो उसकी एक अलग से एक डिफरेंट प्रोडक्शन, और मिनरल्स वगैरह, गोल्ड सिल्वर इस टाइप की चीज़ें, डायमंड, या बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, वो ऐड किया हमने, वो वाले प्रोडक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट की हो रही है वो हमने देखा। फिर बहुत सारे कोरियर सर्विसेज होते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन सेक्टर्स इंटरनेट के लिए, और इंटरनेट जैसे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारी सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर। तो ये सारी चीज़ों का जब हम टोटल प्लस करेंगे, ये बिलियंस में मैंने मेंशन करना भूल गई, तो आप इसे बिलियंस में भी एज्यूम कर सकते हैं। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमें जीएनपी पता चल जाएगी। अब जीएनपी माइनस वो वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, तो आपको ये आराम से आप लोग निकालेंगे। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, तो हमने क्या बोला था, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें पता चल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ क्या पता कर रहे थे, नेट नेशनल प्रोडक्शन हम लोग बात कर रहे थे, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाएगी कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी यही है कि इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा हम लोगों ने इन सब सेक्टर्स के जो है वो ऐड किया है। ग्रॉस प्रोडक्ट को सारी जीडीपी को ऐड किया, और फिर जो है जीएनपी जब हमारी निकल के आई तो हमने उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। और जीएनपी के अंदर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स भी है। तो वो हमारी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो वो उसमें इंक्लूडेड है। फिर जीएनपी हमारा निकल गया, और उसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें एक नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चल गई। देन हमारा सेकंड जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, होपफुली आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। फिर हम लोग देख लेते हैं इनकम मेथड। द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इज इनकम मेथड। इनकम मेथड कैसे होता है, फैक्टर पेमेंट मेथड, मतलब हम लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे होते हैं वो इनकम मेथड कहलाता है। वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स और एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इनकम मेथड कहलाती हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिविडेंड इनकम, इस सारे सेक्टर्स जो भी जितने भी हमारे इस टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग चीज़ें रिवॉर्ड वगैरह देते हैं, वो हम लोग इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली एन एन पी सा सीधी सीधी सी हमारी कैलकुलेशन और एन एन पी समझ आ जाएगी। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम लोग रिवॉर्ड जो है यहाँ ऐड करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की नहीं बल्कि पूरे कंट्री की। यहाँ मैंने मेंशन इन बिलियंस किए, 200 बिलियन, 300 बिलियन, पूरे कंट्री की जितने भी रेंट्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट
और वेजेस वगैरह हुई है वो सारा ऐड करते हैं तो हमारी एनएनपी निकल के आ जाती है। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो हेडिंग है आज की क्लास की, वो हम देख लेते हैं, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। विच इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ कैलकुलेटेड नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर मेड इन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना भी एक्सपेंडिचर हमारा गुड्स बनाने में लगा वो सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम हमें पता चल जाएगी। सिंस इनकम कैन बी स्पेंड ऑन ईदर कंज्यूमर्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो दोनों साइड्स पे हम लोग देखेंगे कि इनकम का दोनों साइड्स पे हो सकते हैं, कंज्यूमर पे भी और इन्वेस्टमेंट गुड्स पे भी। तो उसका शेड्यूल जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंसेस है जो हम लोग खुद प्राइवेटली कंज्यूम करते हैं। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर जी, ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस को जब ऐड करेंगे तो जीएनपी आ जाएगी। और इसमें से जब हम जीएनपी से हमेशा याद रखना है हमें कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनएनपी निकल के आ जाती है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या डिफरेंस, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे माइनस में है। इसका मतलब हम लोगों की इम्पोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आप लोगों को नहीं समझना है तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो फिर हम लोग इसमें समझ लेंगे। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को जब माइनस करते हैं जो उनकी नेट वैल्यू आती है, या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है या इम्पोर्ट्स, या अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी तो प्लस में वैल्यू आएगी। ओ सॉरी, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो प्लस में वैल्यू आएगी, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी तो हमारी माइनस में वैल्यू आएगी। तो वो हमारा बीओपी का डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो वो इसके अंदर है। और फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ये हम ने जो है वो माइनस किया। तो ये सारी चीज़ें जब हमने ऐड और लेस की तो एट लास्ट हमें नेट नेशनल इनकम हमारी इजीली निकल गई। तो नेट नेशनल इनकम कैसे निकली? बाय समिंग अप ऑल कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंडिविजुअल ने जो भी कंजम्पशन की और फर्म ने जो भी एक्सपेंडिचर्स किए उन सबको हम ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। और फिर क्या कहते हैं, हम लोग उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे और उस तरह से हमारी नेट नेशनल इनकम हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी जो है वो तीन कॉन्सेप्ट्स थे नेशनल इनकम निकालने के। तो होपफुली ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे अपना सेशन जो है वो वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो डीके स्टडी अब से हम लोग इजाज़त चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।